हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एथर एजुकेशन पे। तो आज हम लोग जो है डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में जो है स्टडी करेंगे कि मैटर वेव्स क्या होती हैं या डी ब्रॉगली वेव्स क्या होती हैं, उनके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो क्या होती है डी ब्रॉगली वेव्स या डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो इससे पहले हम लोगों ने जो है क्या पढ़ा था कि जैसे लाइट होती, लाइट का क्या होता है, दो नेचर होते हैं। हमने बताया था कि वेव नेचर या फिर पार्टिकल लाइट नेचर का क्या होता है, उसमें इस्तेमाल होता है लाइट। तो इसमें क्या है कि डुअल नेचर ऑफ मैटर में जो मैटर्स होते हैं ना, जो भी पदार्थ होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनका भी क्या होता है, दो नेचर होते हैं। या तो क्या होगा, पार्टिकल लाइन नेचर होगा या फिर वेव लाइन नेचर होगा। इन्हीं में हम लोग जो है मैटर वेव्स पढ़ेंगे कि मैटर वेव्स आखिर क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें मैटर वेव्स या डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो इससे पहले हम लोग क्या लाइट के बारे में पढ़ा था कि लाइट के क्या होते हैं, दो बिहेवियर होते हैं, या तो वेव या फिर पार्टिकल। इसी में हम लोग जो है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पढ़ी थी, है ना, मैक्स प्लांक की, जो है रेडिएंट एनर्जी और यही पार्टिकल को क्या कोलैबोरेट किया था। और इसी में हम लोग जो है डुअल नेचर ऑफ मैटर इसके बाद आता है कि जैसे फोटॉन पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे फोटॉन पार्टिकल्स थे भाई, फोटॉन क्या है, पार्टिकल्स थे, है ना, पैकेट्स और बंडल्स के फॉर्म में क्या करते थे, मूव करते थे, है ना, इनका मोशन होता था, और ये क्या थे, यूनिट्स ऑफ एनर्जी थे। इसी प्रकार इनके अलावा भी जो और भी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हम कहें इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और भी जैसे, है ना, ऐसे एक स्टोन ले लें, है ना, स्टोन की अगर हम बात करें, या फिर क्या ले लें, एक बॉल ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है, एक्सेट्रा। ठीक, मतलब इसमें जो है कि जो मैटर वेव्स होती हैं, तो मैटर वेव्स में क्या है कि हम लोग इसमें माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, है ना, MACROSCOPIC। मैटर वेव्स में या डी ब्रॉगली वेव्स में क्या होता है कि जो फोटॉन पार्टिकल्स होते हैं, इनके अलावा जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या स्टोन या एक बॉल को, मतलब इसमें जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होंगे या फिर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होंगे, दोनों को क्या कर लिया जाता है, कंसीडर कर लिया जाता है। दोनों ही क्या होते हैं कि इसमें पार्टिकल लाइक नेचर भी शो करते हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर को भी क्या करते हैं, शो करते हैं। कैसे, वेव नेचर को। बात समझ में आई? तो इस चीज के बारे में जो है किसने बताया था, इनका नाम था डी ब्रॉगली, लुइस डी ब्रॉगली। क्या करते हैं, इनका नाम था लुइस डी ब्रॉगली। यही साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या स्टोन या फिर बॉल होती है, इन सब का क्या होता है कि एक पार्टिकल नेचर भी होता है और एक वेव के टाइप में भी क्या करते हैं, ये बिहेव करते हैं। अच्छा, स्टोन और बॉल क्या होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक में आते हैं, थोड़े क्या होते हैं, बड़े होते हैं ना। तो ये भी क्या करते हैं, वेव या फिर पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। अच्छा, क्यों शो करते हैं ये सब बताएंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टोन है, बॉल है, भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो बहुत ही माइक्रो पार्टिकल्स हैं, तो ये तो क्या होते हैं, वेव नेचर शो करते ही और पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। स्टोन लेकिन क्या होते हैं, उनसे बहुत बड़े होते हैं। तो ये क्यों करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन एक तरीके से भी थोड़ा बताते हैं, आगे आपको बताएंगे। जैसे क्या होता है कि इनकी जो वेवलेंथ होती है, स्टोन और बॉल की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही छोटी आती है ना, बहुत कम आती है, मतलब वेव बनती है लेकिन बहुत कम बनती है। तो उसको क्या है, कैलकुलेट नहीं किया सकता है ना, डू नॉट कैलकुलेट, है ना, स्टोन और बॉल की। लेकिन क्या होता है, इनमें भी क्या होता है, पार्टिकल और वेव दोनों के कैरेक्टर होते हैं। बस वो बात अलग है कि इनको हम लोग क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को क्या कर सकते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना। डी ब्रॉगली वेव, इन्हीं को लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं डी ब्रॉगली वेव्स को क्या बोलते हैं, मैटर वेव्स बोलते हैं या डी ब्रॉगली वेव्स बोलते हैं। बात समझ में आई? क्या बोलते हैं इसी को, मैटर वेव्स या डी ब्रॉगली वेव्स, इसी को डी ब्रॉगली वेव्स बोलते हैं। यही जब पार्टिकल क्या करते हैं, एक वेव बनाते हैं या मैटर, इन्हीं को लोग डी ब्रॉगली वेव्स या फिर मैटर वेव्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? मतलब क्या होगा भाई, स्टोन और पार्टिकल क्या होंगे, जब ये पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर को शो करते हैं, तो क्या होते हैं, ये एक वेव का कैरेक्टर या पार्टिकल, है ना, वेव बनाते हैं। तो इन्हीं को लोग क्या बोलते हैं, मैटर वेव्स या फिर डी ब्रॉगली वेव्स को बोलते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। देखते हैं ऐसा डिफिनेशन क्या हो जाएगी मैटर वेव्स की, अगर हम बात करें क्या हो जाएगी डिफिनेशन। तो डी ब्रॉगली वेव्स या फिर मैटर वेव्स, है ना, मैटर वेव्स लिख लेते हैं, मैटर वेव्स, इन्हीं को डी ब्रॉगली वेव्स कहें या फिर मैटर वेव्स कहें। तो क्या होता है, पहले बात तो बताता क्या है, ये बताते हैं कि रिलेशनशिप बताता है ना, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन
क्या किसके किसके बीच में बताता है भाई, किसी भी मटेरियल के किसके वेवलेंथ और मोमेंटम के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। क्या बताती है? मोमेंटम और वेवलेंथ की भाई रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ एंड मोमेंटम के बारे में बताता है। क्या होता है इसमें कि भाई जितनी ज्यादा है ना, हमने बताया था कि द वेवलेंथ कितनी ज्यादा छोटी होगी उतनी ही पार्टिकल क्या होगा, तेजी से मूव करेगा। द वेवलेंथ आर स्मॉलर, है ना, मतलब क्या होगा कि भाई वेवलेंथ जितनी ज्यादा छोटी होगी, है ना, वेवलेंथ आर स्मॉलर देन द पार्टिकल मूव फास्ट, है ना भाई। वेवलेंथ जितनी छोटी होगी पार्टिकल क्या होता है उतनी ही तेजी से मूव करेगा। इसमें किसमें? मैटर वेव्स में, जिनको हम लोग डी ब्रॉगली वेव्स बोलते हैं, ठीक है। और इसमें होता है कि लैम्डा और इसमें क्या होता है, मोमेंटम में क्या होता है, रिलेशनशिप बताया था। अभी बताएंगे कि इसका डेरिवेशन देखेंगे कि डी ब्रॉगली ने क्या इसका डेरिवेशन दिया था। तो इतनी आसान में आ गई कि वेवलेंथ और, है ना, वेवलेंथ जितनी छोटी होगी पार्टिकल क्या होगा उतनी ही तेजी से मूव करेगा। इसीलिए जो है स्टोन या बॉल को जो हम लोग लेते हैं वो काफी हैवी पार्टिकल होते हैं ना, उनकी वेवलेंथ काफी बड़ी बनती है, ज्यादा देर मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें वेव भी उतनी अच्छी तरीके से क्रिएट नहीं हो पाती है। तो डी ब्रॉगली ने क्या किया था कि मैटर को, है ना, मतलब मैटर के जो भी हम लोग दो बिहेवियर होते हैं, कौन कौन सा, पार्टिकल बिहेवियर और वेव बिहेवियर, दोनों को कंबाइन कर दिया था। पार्टिकल और वेव को क्या कर दिया था, दोनों को कंबाइन करके अपनी इक्वेशन या फिर अपना डेरिवेशन दिया था। क्या डेरिवेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और एक चीज में देख लेते हैं, जैसे हम कहें कि जैसे कोई मैटर या पार्टिकल है ना, कोई भी मैटर मटेरियल है, अब वो पार्टिकल लाइक बिहेवियर करेगा या फिर वेव में, इतनी बात या तो पार्टिकल लाइक बिहेव करेगा या फिर वेव का नेचर शो करेगा। अगर वेव का नेचर शो करता है तो हम जानते हैं कि वेव के नेचर में शो करते हैं, जैसे कौन कौन से वेव क्यों होते हैं, जैसे इंटरफेरेंस पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक, इंटरफेरेंस हो सकता है या फिर डिफ्रैक्शन, ठीक, एक्सेट्रा। वेव में भाई इंटरफेरेंस करेगा या फिर डिफ्रैक्शन करेगा, और कब होगा ये, जब मोशन में होगा, मतलब पार्टिकल जब मूव कर रहा होगा तब भाई वेव बनाएगा। तो उसमें कैसा भाई इंटरफेरेंस तो होगा, तो डिफ्रैक्शन इस टाइप के, भाई हम लोग पढ़ा ना इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, उसमें वेव बनती है। तो मतलब क्या होगा, जब कोई मटेरियल या मैटर क्या होता है, जब मोशन में होता है या मूव करता है तो उसमें वेव लाइक नेचर, है ना, वेव कैरेक्टर, है ना, शो होता है। जैसे इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन का हम लोग एग्जांपल ले लिया। वही जब पार्टिकल क्या होता है, रेस्ट में होता है, पार्टिकल रेस्ट में होगा, मतलब कोई, मतलब पार्टिकल मूव नहीं कर रहा होगा, रेस्ट में होगा, तो कैसा शो करेगा, उसका बिहेवियर पार्टिकल लाइक होगा। मतलब जो मटेरियल होगा वो जब रेस्ट में होगा तो उसका जो बिहेवियर कैसा होगा, पार्टिकल लाइक होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो यही क्या था कि डी ब्रॉगली ने अपना इसी पर जो है हाइपोथेसिस दिया था कि मैटर वेव जो है, मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव जो होती है वो डुअल नेचर कैसे शो करती है, और दोनों को क्या कर दिया था, पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को कंबाइन करके उन्होंने क्या की थी, अपनी इक्वेशंस दी थी। क्या क्या इक्वेशन दी थी उनको लोग पढ़ लेते हैं, जितना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो डेरिवेशन देख लेते हैं डी ब्रॉगली का। ठीक, जल्दी डी ब्रॉगली ने जो है बड़े माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों प्रकार के क्या कहते हैं पार्टिकल्स को लिया था या फिर मटेरियल्स को लिया था, और उन्हीं पर क्या किया था, अपना डेरिवेशन दिया था कि पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को क्या कर दिया था, कंबाइन किया था। तो क्या था डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली का क्या डेरिवेशन था उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, या फिर कह सकते हैं एनर्जी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, भाई पार्टिकल है, पार्टिकल की क्या होगी, एनर्जी होगी, उसमें भाई पार्टिकल्स होते हैं ना। तो वैसे एक फोटोन की हमने बताया था कि फोटोन की एनर्जी क्या होती है, फोटोन की जो एक फोटोन की एनर्जी होती है E बराबर एच न्यू होता है ना, E बराबर एच न्यू होता है। इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। इन्होंने क्या किया था भाई, एक फोटोन की एनर्जी, और हम लोगों ने जो है मास एनर्जी रिलेशन पढ़ा था। क्या होता है मास एनर्जी रिलेशन,
आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्वेशन लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन या फिर मास एनर्जी रिलेशन। अच्छा, ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भाई मैटर वेव्स है, मैटर वेव्स में क्या होगा, उनका कुछ ना कुछ मास होगा, और मास होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या होगा भाई, वो वेव और पार्टिकल दोनों में क्या कर रहा है कि मूव करेंगे। पार्टिकल में भी क्या हो, उसका बिहेवियर शो करेगा, और वेव नेचर में भी बिहेवियर शो करेगा। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, मास एनर्जी इक्वेशन का यूज करेंगे, मास एनर्जी रिलेशन जो आइंस्टीन ने दिया था, क्योंकि यही बताता है, उस चीज को शो करता है, मास एनर्जी रिलेशन। इन्हीं दोनों इक्वेशनों को उन्होंने क्या किया, कंबाइन कर दिया। क्या थी मास एनर्जी इक्वेशन? बहुत फेमस इक्वेशन है, E बराबर mc स्क्वायर। ठीक, तो E बराबर h न्यू और E बराबर mc स्क्वायर, इन दोनों को कंपेयर करा लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो E बराबर h न्यू और mc स्क्वायर, तो h न्यू बराबर क्या आ जाएगा, mc स्क्वायर। ठीक, अच्छा, न्यू की जगह क्या रखते हैं, न्यू क्या होता है, c अपॉन लैम्डा होता है, और ये आ जाएगा mc स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जो है हम लोग लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा कितना आ जाएगा, यहां से 1 अपॉन लैम्डा बराबर mc स्क्वायर अपॉन कितना hc आ जाएगा, यहां से c कैंसिल हो जाएगा, और ये लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू ये ऊपर हो जाएगा h अपॉन mc आ जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, एच प्लांक कांस्टेंट है, यहाँ m जो है, यहाँ पर जो मास है ये फोटोन का मास होगा। इतनी बात समझ में, यहाँ कौन सा मास है, ये फोटोन का मास है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब जो डी ब्रॉगली वेव या डी ब्रॉगली इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, ये केवल जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अलाउ है ना, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अलाउ नहीं है ना। जो थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, स्टोन या बॉल की अगर हम बात करें, उनके लिए क्या होगा, इक्वेशन फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी बनती है, जिनको कैलकुलेट नहीं किया जो है जा सकता। तो लैम्डा बराबर h अपॉन mc आ गया, तो ये क्या थी, इनकी एक इक्वेशन आई। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं कि यही जो फोटोन पे अब हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर ले लेते हैं या थोड़े पार्टिकल्स लेते हैं, उन पर क्या एक इक्वेशन बनेगी, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिएगा। चलिए यही देख लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि ऐसे क्या था, मास ऑफ फोटोन था। अब हम लोग क्या है, एक पार्टिकल को या मटेरियल को एज्यूम कर लेते हैं, तो वहां पर इनकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट h अपॉन इस मास ऑफ क्या, तो यहाँ फोटोन का मास है। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल अगर इसकी जगह हुआ, फोटोन के अलावा कोई अदर पार्टिकल हुआ, तो उसकी जगह मास रखेंगे, उसका मास रखेंगे, उस पार्टिकल का मास। और यहाँ वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट c है, तो यहाँ पर क्या होगा, उस पार्टिकल या फिर जो भी उन्होंने पार्टिकल एज्यूम किया है या फिर माना है, उस पार्टिकल की क्या करेंगे, वेलोसिटी रखेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, जानते हैं हम लोग क्या होता है, इसको हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। तो ये क्या आ गया, हमारा एक रिलेशन आ गया। थर्ड इक्वेशन को बोल देते हैं। इसी को जो हम लोग p बराबर h अपॉन लैम्डा भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। तो मोमेंटम क्या होगा, प्लांक कांस्टेंट अपॉन लैम्डा का रेशियो होता है। इस तरीके से प्लांक कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसका वेवलेंथ का। ठीक है, तो इससे शो क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ जो आप मोमेंटम देख रहे हैं, तो ये जो मोमेंटम है ना, ये पार्टिकल का मोमेंटम है, और जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का जो पार्टिकल का है ना, जो वेवलेंथ होगी वो वेव कैरेक्टर शो कर रही है। तो यही डी ब्रॉगली वेव, यही दोनों जो इक्वेशंस है थर्ड और फोर्थ, यही क्या आती है, डी ब्रॉगली वेव्स कहलाती है ना। क्या होगा कि भाई जो मोमेंटम है वो पार्टिकल बिहेवियर को शो कर रहा है, और जो वेवलेंथ है वो वेव कैरेक्टर को शो कर रही है। तो यही इन्हीं दोनों का कोरिलेशन जो है डी ब्रॉगली ने बताया है कि भाई पार्टिकल और है ना वेव कैरेक्टर दोनों को क्या कर दिया है, मैशअप कर दिया है। तो यही क्या कहलाती है, डी ब्रॉगली वेव्स कहलाती है। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो इसे नोट कर लीजिएगा। तो उसको थोड़ा लिख लेते हैं। क्या ऐसे था, मैंने बताया कि जो मोमेंटम है p है, क्या है, पार्टिकल बिहेवियर को शो कर रहा है, किसको, पार्टिकल को, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ के। और वेवलेंथ कैसा है, वेव नेचर, ये पार्टिकल नेचर है। और वेवलेंथ कैसी होगी, वेवलेंथ वेव नेचर की है।
ठीक, तो यही हमारी क्या कहलाती है, डी ब्रॉगली वेव्स कहलाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, है ना, मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल is inversely proportional किसके हो जाएगा, वेवलेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। इतनी बात समझ में आई, किसके प्रोपोर्शनल होता है, वेवलेंथ के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को थोड़ा जो है और फर्दर जो है इसको और थोड़ा जो है सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी जो है इक्वेशंस बन जाती हैं। तो इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो और देख लेते हैं इसके आगे। तो इतनी बात समझ में आया कि भाई डी ब्रॉगली ने किया गया था। तो डी ब्रॉगली ने जो है, जो हम लोग जो है अलग अलग कैरेक्टर को, यहाँ पे वेव कैरेक्टर को अलग उसको स्टडी करते थे, पार्टिकल कैरेक्टर को अलग स्टडी करते थे। डी ब्रॉगली ने क्या किया, दोनों को जो है कंबाइन करके एक अपनी इक्वेशन दी। इसी को हम लोग जो है डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, मोमेंटम बराबर में एच अपॉन लैम्डा। बात समझ में? अच्छा, इक्वेशन का सिग्निफिकेंस आप समझ ही गए होंगे कि लैम्डा ऐसे एच अपॉन पी है, मतलब क्या है इसका मतलब कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, मतलब वेवलेंथ जितनी छोटी होगी, वेवलेंथ जितनी कम होगी पार्टिकल, है ना, जो मोमेंटम हो गया उतना ही ज्यादा होगा। मतलब ये है कि भाई जितना कम वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ जितनी स्मॉलर होगी, पार्टिकल क्या होगा उतनी ही तेजी से मूव करेगा। ठीक है, P बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और इसको थोड़ा आगे रिसॉल्व करते हैं। जैसे हम कहें पार्टिकल को ऐसे मान लें, जैसे कोई पार्टिकल m है जिसका मास m है, लिखते हैं कि लेट the particle of mass m, and भाई पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना, लेट द मूविंग पार्टिकल लिख देते हैं ना, लेट द मूविंग पार्टिकल ऑफ मास m एंड काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या मान लिया, है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी को E के मान लेते हैं या के, जो भी आपको समझ में आए, है ना, इससे इवन कर रहे हैं। ठीक है, एक मूविंग पार्टिकल है जिसका मास m है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, E के है। तो हम लोग क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर mv स्क्वायर। ठीक, इस 2 को इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ E के काइनेटिक एनर्जी बराबर mv स्क्वायर। ठीक, क्या करें, इसमें दोनों साइड जो है m से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। m से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर क्या बन जाएगा, इधर हो जाएगा 2m e के बराबर ये m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2m e के इज इक्वल टू mv, है ना, ये mv का होल स्क्वायर हो जाएगा, और मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो इसको लिख देते हैं mv का स्क्वायर 2m e के इज इक्वल टू mv का स्क्वायर क्या, मोमेंटम का स्क्वायर, p का स्क्वायर। ठीक है, इधर अंडर रूट लग जाएगा तो p बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो ये क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। यही हम लोगों ने अभी क्या एक इक्वेशन पढ़ी थी, लैम्डा इज इक्वल टू या p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू, है ना, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। तो यहाँ क्या कर देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट h अपॉन p की वैल्यू क्या कर देंगे, ये उठा के यहाँ पुट कर देंगे, क्या है, अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ पार्टिकल इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो ये एक और इक्वेशन आ गई इसी के फॉर्म में। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये भी क्या है, डी ब्रॉगली का ही जो है आगे फर्दर, है ना, इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पार्टिकल की वेलोसिटी को, है ना, काइनेटिक एनर्जी के ई मान के और मूविंग पार्टिकल मास उसका m मान के। ठीक है, तो इसकी क्या है, ये वेवलेंथ जो है इस फॉर्म में भी आती है, h अपॉन, यदि मूविंग पार्टिकल है उसकी अगर काइनेटिक एनर्जी आपको दी गई है, मास दिया गया, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, तो ये क्या था, एक डी ब्रॉगली का जो है एक और इक्वेशन थी। इसके आगे भी और भी इक्वेशंस हैं। उसको क्या किया था कि एक और साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट बल्कि एक नहीं, जिनका नाम था डेविएशन और जर्मर। क्या था, डेविएशन और जर्मर। अभी इसका उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो भी बताएंगे,
तो अभी केवल इतना पढ़ लेते हैं कि भाई इसका मॉडिफिकेशन किया था ना, मतलब जो डी ब्रॉगली ने अपनी इक्वेशन दी थी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, एफ इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, इसका और थोड़ा आगे मॉडिफिकेशन किया था डेविएशन और जर्मन ने, वो देखते हैं क्या किया था इन्होंने। ठीक, ये इक्वेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें केवल जो है इससे न्यूमेरिकल्स आपके भर भर के न्यूमेरिकल आते हैं, खासकर आईआईटी और नीट में तो बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं। ठीक, डायरेक्ट जो है फॉर्मूले पर आएंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक, तो देखते हैं क्या क्या था, कौन कौन से थे, डेविएशन और जर्मर, क्या नाम था, DAVISSION, डेविएशन और जर्मर, है ना, दो साइंटिस्ट है ना, फर्दर कैलकुलेट the equation of de Broglie, calculate the equation of de Broglie, डी ब्रॉगली की इक्वेशन को और फर्दर किया था। क्या इन्होंने भाई आगे जो है कैलकुलेट किया था, देखते हैं इन्होंने क्या किया था कि लेट, है ना, लेट दी एक मूविंग पार्टिकल या मूविंग इलेक्ट्रॉन को मान लिया था, है ना, लेट दी मूविंग पार्टिकल लिखे थे ना, लेट दी मूविंग पार्टिकल, वो मूविंग पार्टिकल क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की बात, लेट दी मूविंग पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन, है ना, एक्सिलरेटेड let the moving particles से इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड, इसमें एक्सिलरेट कर रहा है, एक्सिलरेटेड विद अ पोटेंशियल, कितनी पोटेंशियल, v पोटेंशियल के साथ क्या कर रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है विद अ पोटेंशियल कैपिटल V पोटेंशियल के साथ क्या कर रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है, देन द काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, देन द काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय क्या काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी भाई, एक पार्टिकल है इस इलेक्ट्रॉन की बात किसके एक्सिलरेट कर रहा है, मूव कर रहा है किसे, v पोटेंशियल के साथ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, ठीक, हाफ mv स्क्वायर इनटू q इनटू v, ठीक, हाफ mv स्क्वायर है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा देखते हैं, ये हो जाएगा 1/2, दोनों साइड क्या कर लें, m से मल्टीप्लाई करा लें, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर बराबर में m q v, ठीक है, तो इस 2 को इधर भेज देते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर बराबर में 2mqv, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं, ठीक, इसको रफ कर रहे हैं, कितना जाएगा m स्क्वायर v, तो इसमें भी क्या हो जाएगा भाई, mv का होल ऑफ स्क्वायर, mv मास इनटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मोमेंटम बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, mv का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 2mqv, मास इनटू वेलोसिटी है, मोमेंटम का स्क्वायर उधर अंडर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2mqv, ठीक, यहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल v रखा जाएगा, कितनी बात समझ में आ रही, तो यहां पर क्या हो जाएगा, p बराबर लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p हम लोगों ने पढ़ा है, p की वैल्यू यहां पर रख देंगे, जो भी हम लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा, ठीक, ये सब जितने भी टॉपिक अभी हम लोगों ने पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में या फिर तो भी ये सब क्या है, क्वांटम केमिस्ट्री का पार्ट है, नहीं, और ये केवल आपके किसी भी आप लेवल में जाए, या ग्रेजुएशन में है या 11th में है या 12th में है या नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब में क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो है कई जगह यूज होगा, फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी है, ठीक है, तो यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2 इंटू मास इंटू चार्ज इंटू v, तो ये एक और इक्वेशन आ गई, ठीक, ये क्या किया था, डेविएशन और जर्मन ने क्या किया था, थोड़ा इसको और फर्दर कैलकुलेट किया था, तो ये निकाला था उन्होंने रिलेशन की, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2mq, जिसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, ठीक, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, है ना,
जब इन सब प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे 6 पॉइंट कितनी होती है प्लांक कांस्टेंट की 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड। ठीक, जब इन सब की वैल्यू जब यहाँ पर रख देंगे कितनी है ना, ये सब पूरी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो एक जो मेन इक्वेशन जो कैलकुलेट होके आती है वो आती है लैम्डा इज इक्वल टू एच, लैम्डा इज इक्वल टू आती है 12.27 कितनी 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। भाई वेवलेंथ है ना किसमें आती है एंगस्ट्रॉम में, क्या आती है वैल्यू, क्या आती है भाई इन सबकी वैल्यू एम क्यू और एच की जब वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम में क्या आती है, ये इनकी इक्वेशन आती है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको जो है डायरेक्ट यही याद रखना है, भाषण में ये सब कैलकुलेशन करने से बच जाएंगे और डायरेक्टली क्या करेंगे यही क्वेश्चन रखेंगे और आपको आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई डी ब्रॉगली ने इतना सब कुछ बताया, इनके कुछ कंक्लूजन्स क्या क्या निकले थे उसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि तो ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन द फॉलोइंग कंक्लूजंस कैन बी ड्रॉन। तो क्या क्या हमें कंक्लूजन्स हैं देखते हैं। पहला क्या है कि लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर इज इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर सर्टेन वेलोसिटी। वही जो बताया था स्टार्टिंग में क्या है कि जितना लाइटर पार्टिकल होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी उतनी ही क्या होगी ग्रेटर होगी। ठीक है, जितना हल्का पार्टिकल होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी कुछ सर्टेन वेलोसिटी के लिए उतनी ही क्या होगी ग्रेटर होगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि फास्टर द पार्टिकल मूव, मतलब जितनी तेज पार्टिकल जाएगा स्मॉलर इज इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ना, फास्टर द पार्टिकल मूव्स स्मॉलर इज इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जितनी तेज पार्टिकल मूव करेगा मतलब क्या होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही क्या होगी छोटी होगी। थर्ड क्या है, थर्ड कह रहा है कि दी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द पार्टिकल, मतलब जो दी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है वो पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं करती कि पार्टिकल का नेचर क्या है। ठीक है, एक और पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या होगा इसका वो देख लेते हैं। ठीक, इतना नोट कर लीजिएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, तो फोर्थ पॉइंट क्या है उसको समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर देगा, इसे ध्यान समझिएगा। क्या कह रहा है कि डी ब्रॉगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स तो होता है कौन कौन से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा। कह रहा है कि हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर द हेवियर पार्टिकल्स, मतलब जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम या मॉलिक्यूल, या इसके अलावा जो भी ग्लूऑन्स या क्वार्क्स पार्टिकल आते हैं वो अलग बात है। ठीक है, और इसके अलावा जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। क्या जो वेवलेंथ होती है इज टू स्मॉल इन द केस ऑफ हैवी पार्टिकल्स। अच्छा, क्यों सिग्निफिकेंस नहीं, वो बता रहा है कि जो वेवलेंथ होती है ना हैवी पार्टिकल्स की वो बहुत छोटी होती है ना, इन केस ऑफ हैवी पार्टिकल व्हिच इज डिफिकल्ट टू मेजर, उनको लोग क्या कर सकते हैं मेजर नहीं कर सकते। ठीक, इसी में जो एक एग्जांपल लिया गया है, कह रहा है कि मान लेते हैं लेट अस अप्लाई द इक्वेशन टू अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। कह रहा है इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है विद अ बॉल है ना, बॉल और इलेक्ट्रॉन क्या मूव कर रहे हैं जिसका वेट कितना है 200 ग्राम या 0.2 kg, बोथ ट्रैवलिंग विद स्पीड 10⁻6 मीटर पर सेकंड। मतलब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक बॉल मूव कर रही है, तो दोनों की जो है स्पीड दी गई है 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका वेवलेंथ दोनों का चेक करते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू h/mv लगाएंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है ना। तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 × 10⁻34 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा 9.5 × 10⁻31, वेलोसिटी कितनी है 10⁻6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ रही है 7.28 × 10⁻10 मीटर। ठीक, हम जानते हैं एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है 10⁻10 मीटर, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। और ये क्या है, ये बॉल के लिए है, फॉर अ बॉल लैम्डा इक्वल टू h/mv रखेंगे, इसमें प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू रखी कितनी रखी 6.62 × 10⁻34 और मास कितना है बॉल का 0.2 kg और 10⁻6, इसको कैलकुलेट किया तो आ रहा है 3.31 × 10⁻39 मीटर। ठीक, तो देख सकते हैं आप कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो कितनी आ रही है 7.28 एंगस्ट्रॉम के लगभग 10⁻10 मीटर, और बॉल की वेवलेंथ कितनी आ रही है 10⁻39 मीटर, -39 मीटर आ रही है। तो अब इससे पता लग रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो हम लोगों ने जो है एक क्राइटेरिया पढ़ा था है ना वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, भाई उसमें कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब इसको कैलकुलेट किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ को। लेकिन बॉल का जो वेवलेंथ है बहुत ही स्मॉल है ना 3.39 मीटर, तो इसको क्या है इसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग। ठीक है,
तो लैम्डा इक्वल टू जो बॉल का है इसको हम लोग क्या है कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक, तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा डी ब्रॉगली वेव्स का कंसेप्ट कि मैटर का क्या डुअल नेचर होता है, कैसे इसका हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक, एक तरीके से जो है कंसेप्ट पर पकड़ आपको जो है बहुत ही स्ट्रांग बनानी पड़ेगा। जितना अच्छा कंसेप्ट आपका होगा उतनी ही अच्छी तरीके से आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व करने से आपको कंसेप्ट नहीं आएगा, लेकिन कंसेप्ट अगर अच्छे से क्लियर होगा तो आप कोई भी न्यूमेरिकल जो है आसानी से कर पाएंगे। तो आई होप आपको जो है कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है